नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है मिसाल बेमिसाल और हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत आज मौजूद हैं। एक रिसर्चर हमारे साथ जुड़ी हैं, रुचि राणा जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज एंड लिटरेरी स्टडीज में रिसर्च कर रही हैं। 2 साल उनके पीएचडी को कंप्लीट हो चुका है। अभी वो फील्ड वर्क पे निकली हैं और उत्तराखंड के फोक पर वो रिसर्च कर रही हैं। अगर विषय की बात करें तो उत्तराखंड माइग्रेशन एंड फोक लाइफ, स्टडी ऑफ मेमोरीज, नैरेटिव एंड एक्सप्रेशन पर उनका रिसर्च है। एक बहुत ही खूबसूरत विषय है। उत्तराखंड को आंकड़ों के जरिए तो आप तमाम सारे लोग हमारे सरकारी आंकड़ों के जरिए जानते रहते हैं, लेकिन किस्से और कहानियों के जरिए भी अब उत्तराखंड आपके सामने होगा जब रुचि की रिसर्च पूरी होगी। रुचि जी का जो एमफिल का जो विषय था वो म्यूजिक एंड डांस का जो ट्रेडिशन है गढ़वाली जागर में, उस पर उन्होंने बहुत सुंदर एमफिल किया है। तो आज हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि 2 महीने का उनका फील्ड का एक्सपीरियंस रहा है, जब वो लोगों के घरों में, गाँव में रही हैं, बिल्कुल बेतकल्लुफी से, बिना किसी तामझाम के, और बहुत सारी ईजाएं उनकी पहाड़ में बनी हैं, बहुत सारे रिश्ते बने हैं। तो एक थोड़ा सा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बात करेंगे। तो रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि एक अच्छी रिसर्चर जो है, एक डिवोटेड रिसर्चर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आप मूलतः गढ़वाल की रहने वाली हैं। टिहरी झील के जस्ट ऊपर प्रतापनगर आपके पिताजी का गांव है, पौड़ी में आपकी माँ का गांव है, और लेकिन आपके दादाजी जो है वो दिल्ली चले गए थे काफ़ी पहले। तो अपने गाँव से आपका बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था। तो कब आपको गाँव के प्रति एक फीलिंग आना शुरू हुआ और कब लगा कि यार लोग कुछ चीज़ है और उस पर काम होना चाहिए, और तब आप अपने पहाड़ की तरफ लौटी हैं? एक तरह से आपके दादाजी की पुस्तक चली गई थी और आप जो 2 जनरेशन के बाद जो हम रिवर्स माइग्रेशन की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी छाया मुझे इसमें दिख रही है कि आप कुछ बेहतर करने के लिए अपने पहाड़ लौटी हैं। जी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए। आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है और मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प रही है। तो पहाड़ को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं अपनी रिसर्च को समझा, जैसे जैसे मैंने फोकलोर, लोक साहित्य को पढ़ा, स्पेसिफिकली एमफिल ज्वाइन करने के बाद MIL डिपार्टमेंट में जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं और जितने भी मेरे फेलो रिसर्चर्स रहे हैं, जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों से, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, तो उनमें वो एक मजबूती से जो आइडेंटिटी थी, कल्चरल आइडेंटिटी, उसकी छाप देखकर मुझे अपना जो मेरे अंदर की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो कहीं खोई हुई थी या कई पीढ़ी दूर थी मेरे से, वो अलगाव जो है शहर में रह के बहुत महसूस होता है, जो एलिनेशन वाली फीलिंग आती है। उस चीज़ ने मेरा मोटिवेशन बढ़ाया कि मैं पहाड़ की तरफ लौटूं और घूम कर देखूं कि मेरे जड़ किधर हैं और मेरी संस्कृति क्या है, मेरी रूट्स क्या हैं। तो और उसमें सबसे ज़्यादा जो एक दिलचस्प चीज़ है जो सामने उभर के आई, जो बचपन से ही जिस चीज़ ने मुझे बहुत आकर्षित किया, वो जागर रहा है। जागर को जब बचपन में सुना या देखा, या देवता का आवाहन होता है, तो बचपन से ही वो चीज़ मेरे अंदर घर कर गई एक तरीके से। और रिसर्चर की भूमिका में आते ही मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कला बहुत प्राचीन है और इस पर शोध होना चाहिए। जब मैंने शुरुआत करी तो मुझे लगता था इस पर कोई शोध नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे मैंने लिटरेचर पढ़ा और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको अलग अलग नज़रिए से पढ़ने की कोशिश करी है, एज अ रिचुअल, जैसे विलियम सैक्स का काम है, और स्टीफन फ्योल ने जगरियों के साथ काम किया है, और एंड्रू ऑल्टर हैं, उन्होंने भी म्यूज़िकली देखने की कोशिश करी है, स्टडी किया है जागर को। तो जागर पर काम करना 2016 में मैंने जब फील्ड वर्क शुरू किया, वो मेरी शुरुआत रही है। वहाँ से पहाड़ को मैंने जानना शुरू किया और वहाँ से शायद मेरा PhD का टॉपिक भी वहीं से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं फील्ड में एंटर करी तो मुझे वो
पलायन एक बहुत बड़ा इशू रहा है और वो हमेशा से ही एक हॉट डिबेट रहा है गांव के लिए भी, और जो शहर को कूच कर गए हैं प्रवासी, उनकी ज़िंदगियों के लिए भी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग बड़ी ही भावुक होकर देखते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जागर को सिर्फ उसकी एक फॉर्म या फिर वो म्यूज़िकली जागर की क्या सीमाएं हैं सिर्फ उसकी तहत तक नहीं पढ़ने की कोशिश करी, बट मैंने सोचा कि जागर पर पलायन का क्या असर पड़ा है, या जैसे फोक म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री है पहाड़ में, उत्तराखंड में, उसने जागर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। क्योंकि जागर आप अगर देखो उसका म्यूजिक वीडियोस या रिकॉर्डिंग, तो जो लोक संगीत है जागर का वो बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है और वो पॉपुलर हो गया, वो लोक से पॉपुलर हुआ। तो उसमें जो बहुत बड़ा उसका एक कंज्यूमर है वो माइग्रेंट्स रहे हैं, जो उसका श्रोता है, जो उसे देखता है, सुनता है, गांव से दूर रह के गांव की फील लेने के लिए। तो मैंने उस चीज़ को भी अपनी थीसिस में इंक्लूड किया कि सिर्फ जागर को उस गांव में नहीं, मगर उसका स्वरूप अलग अलग मीडियम्स में कैसे बदला है, डिजिटल रेल्म में कैसे वो उसका मैनिफेस्टेशन हुआ है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, वो स्टेज पे कैसे धीरे धीरे स्टेज पे कैसे आ गया जागर। शहर में मैंने जो जागर के कार्यक्रम होते हैं वो भी कवर करे और वहाँ देखा कि कम्युनिटी कैसे एकजुट आके वो कार्यक्रम करती है। तो ये शुरुआत रही। ये आपका एमफिल का टॉपिक हो गया, और बाकी रिसर्च का जो अभी आपने टॉपिक लिया है, उत्तराखंड माइग्रेशन एंड फोक लाइफ जो है, इसके चुनने में आपके डिपार्टमेंट का, आपके जो टीचर्स हैं, उनका कितना बड़ा रोल रहा है? बहुत बड़ा रोल रहा है, मगर शुरुआत इसकी मेरी एमफिल जर्नी से ही हुई। वहीं वो मुझे एक अहम सवाल बनके, एक रिसर्च क्वेश्चन बनके उभरा मेरी फील्ड पर, जो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टैकल लगा उस टाइम, क्योंकि फील्ड बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जगह होती है। एक रिसर्चर, एक सोशल साइंटिस्ट फील्ड पर जाता है तो कभी वो पूरी तरीके से, वो कितना भी गणना कर ले, वो पूरा अनुमान नहीं लगा सकता कि वहाँ क्या घटित होगा। उसी तरीके से काफ़ी पहलू थे जो मुझे पता चले, और पलायन उसमें से मुख्य मुझे पहाड़ की समस्या लगी, और मैंने उसको लोक से जोड़ के देखा, संस्कृति से जोड़ के देखा। क्योंकि पलायन पे फिर मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे हमेशा से एक कमी लगी कि मुझे लगा कि यहाँ कहानियों की कमी है, यहाँ जो घटित हुआ है वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो वहाँ से मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि सिर्फ जागर नहीं, मगर पूरी लोक संस्कृति ही नहीं, लोक जीवन ही पूरा उलट पलट हो रहा है, पूरा बिल्कुल प्रभावित हो चुका है। जी। और मुझे फिर ये महत्वपूर्ण लगा कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए और इस पे शोध करना चाहिए। और अगर आप टॉपिक देखें तो उसमें आगे ये भी है कि ये जो स्टडी है, इसमें जो मेरा फोकस एरिया है वो है मेमोरी, नैरेटिव और एक्सप्रेशन। क्योंकि जब आप माइग्रेशन को पढ़ना शुरू करेंगे या उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे, तो वो बहुत ही यूनिलैटरल तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। उसको अगर पूर्णतः आपको समझना है तो आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। आप अगर समाज को, जो समाज में वो पलायन हुआ है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समाज में, आप समाज जनजीवन को समझना जरूरी है, वहाँ की संस्कृति को, जी, गुथी हुई हैं चीज़ें आपस में। बिल्कुल। और उसमें आपकी सोशियोलॉजी भी आएगी, उसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी भी आएगी, उसमें आपकी साइकोलॉजी भी आएगी, सोशल कॉन्शियसनेस क्या है समाज की, उसमें आपके कास्ट रिलेशन क्या है, उसमें सब कुछ, जेंडर, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का, बच्चे का भी एक अलग नज़रिया है देखने का कि वो, उसके बचपन पे क्या प्रभाव पड़ा पलायन से। तो मैंने ये अपने फील्डवर्क के दौरान कोशिश करी है कि हर उम्र के और हर जाति वर्ग के लोगों से मैं के जीवन को समझ पाऊँ, उनकी कहानियाँ सुन पाऊँ, और शायद अपनी रिसर्च के थ्रू उनकी कहानियों को आवाज़ दे पाऊँ। आपके डिपार्टमेंट में क्या इस तरह की रिसर्च और भी हो रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर आपका है, आप चाहती तो किसी और टॉपिक पे, किसी और नेशनल इंटरनेशनल इशू पे और रिसर्च अपनी कर सकती थी आप, तो फोक को आपने क्यों चुना? क्या कहीं से, और क्या
एक अच्छा काम क्या हम कहें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट के जरिए हो रहा है? जी, इसमें मैं ज़रूर श्रेय देना चाहूँगी अपने डिपार्टमेंट। मेरे डिपार्टमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग प्रांत से बच्चे आते हैं, और हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है और बाकी जो कोर्सेज हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं, और जो टीचर्स हैं जिनका ग्राउंड पे काम रहा है तो वो बहुत प्रभावित करते हैं बच्चों को कि वो अपने कल्चर पे, अपनी रूट्स पे, अपने ट्राइब्स पे स्टडी कर सकें, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ पे स्टडी कर सकें। जी। प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं कि हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो लगातार आदिवासियों को सभ्य बनाने पे तुली हैं, वहाँ तक सड़कें पहुँचाना चाहती हैं, विकास पहुँचाना चाहती हैं, लेकिन एकेडमिक स्तर पे हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी रिसर्च हो रही हैं इस तरह के समुदायों के लोग को बचाने के लिए। तो आपको लगता नहीं कि एक बड़ा गैप है दोनों में? वो हमेशा से गैप तो रहा ही है, और एज अ रिसर्चर हमारे पास जो संभावनाएं हैं तो हमारा कर्तव्य है उसको एक्सप्लोर करके मेन स्ट्रीम एकेडमिया में वो आवाज़ें लाना, मार्जिनलाइज्ड आवाज़ें लाना जिनको पॉलिटी द्वारा, स्टेट द्वारा दबाया जा चुका है, या जिनकी आवाज़ नहीं सत्ता के गलियारों में गूंजती हैं। तो ऐसी रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक रिसर्चर का पर्सनल चॉइस भी होता है। तो इस इशू में मैं ये ज़रूर मानती हूँ खुद को लेकर कि ये चेतना मेरे अंदर है कि मुझे इस इशू पे काम करना है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी आवाज़ें हैं जो दबी हुई हैं, उनको एटलीस्ट डिस्कोर्स में तो लाना चाहिए। डिस्कोर्स बहुत ही शक्तिशाली एक टूल है, एटलीस्ट उससे शुरुआत ज़रूर होती है, वार्ता से ज़रूर उस चीज़ का शुरुआत होती है। बिल्कुल, शुरुआत होगी तो हल भी निकलेगा। बिल्कुल। तो रुचि, मैं फील्ड के अनुभवों पे आना चाहती हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो 2 साल आपने थ्योरी पढ़ी या फिर आपने अपने विषय से संबंधित तमाम सारी किताबें खंगाली होंगी, तो क्या क्या आपको हाथ लगा है, क्या आपको हासिल हुआ, क्या क्या अभी तक आप पढ़ चुकी हैं अपने विषय से संबंधित? जी, तो अपने विषय से संबंधित क्योंकि ये जो काम है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच मैं लेकर चल रही हूँ, और मेरा ये मानना रहा है लोक को अगर आपको समझना है उसके लिए कोई एक थ्योरी, कोई एक पर्सपेक्टिव, कोई एक देखने का नज़रिया आपको शायद इतना एब्सोल्यूट ट्रूथ ना दिखा पाए। तो उस सिलसिले में, क्योंकि जब हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज में सबकी भागीदारी होती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव और एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ मैं कोशिश करूँगी कि मेरी रिसर्च फॉर्मुलेट हो। और इसीलिए मैंने जो लिटरेचर पढ़ा, मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत सारी सिमिलर काइंड ऑफ स्टडीज़ पढ़ूँ, माइग्रेशन से रिलेटिव नैरेटिव्स पढ़ूँ और माइग्रेशन थियोरीज़ पढ़ूँ, चाहे वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हो और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से हो। तो उन चीज़ों की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने सरकारी दस्तावेज़ भी खंगाले, देखने की कोशिश करी कि जो भी रिकॉर्डेड है दस्तावेज़, उसमें कितना पलायन हो चुका है, कितने अबैंडन्ड विलेजेस हैं, उसका स्तर पता चले। और उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मैं कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति के बारे में काफ़ी लिटरेचर पढूं, ताकि मुझे देखिए, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब मैंने एमफिल में फील्ड में जाने से पहले अपनी तैयारी इस प्रकार करी थी कि मैंने काफ़ी एथनोग्राफिक राइटिंग्स पढ़ी, जिनमें मैंने कोशिश, क्योंकि मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी जानने की कि, क्योंकि ये पता नहीं था कि क्या होने वाला है। गांव तो पहले भी गए थे, मगर इस बार एज अ रिसर्चर जा रहे हैं, तो क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या होगा, उससे कैसे निपटा जाएगा।
तो ये मुझे और एथनोग्राफिक राइटिंग्स पढ़ के मुझे ये अनुभव हुआ और बहुत इंटरेस्ट भी आया। तो इस दौरान, क्योंकि ये जो 2 साल हैं, हालांकि मुझे फील्ड वर्क मेरा बहुत पहले शुरू करना था 19 और 20 में ही, मगर कोविड के दौरान ये संभव नहीं हो पाया। तो उस दौरान मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ा और मैंने डिजिटली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा और रिमोट फील्ड वर्क भी एक मेथोडोलॉजी है जहाँ पर आप फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा अपने इन्फॉर्मेंट से संपर्क जारी रखते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि ज़मीन से जुड़ी रहूं, लोगों के साथ क्या घटित हो रहा है। कोविड में बहुत देखा गया कि रिवर्स पलायन का बड़ा एक टिका नहीं, हालांकि हाँ, मगर इसमें से आधे लोग क्या पता टिक जाएं गाँव में, मगर उससे काफ़ी धारणाएं टूटी, ऐसा मुझे लगा गांव को लेकर और शहर को लेकर। शहर जो किसी भी आप गांव के व्यक्ति के लिए संभावनाओं को दर्शाता हो या फिर उसकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता हो, तो वो चीज़ जो एक घर का महत्व है इंसान के जीवन में, जो फीलिंग है बिलोंगिंगनेस की, वो बहुत ही ज़्यादा इस दौरान लोगों को महसूस हुई। और बहुत मुझे गांव में भी पता चला कि काफ़ी लोग जो कई पीढ़ियों से पलायन कर गए थे, वो भी लौट के आए और उन्होंने, उनके घर पाक के मकान थे तो वो ढह चुके थे, उनकी छतें गिर चुकी थी, आंगन में रात गुजारी और होटलों में भी रहे। तो शहर की प्रति जो धारणा बनी आई है और वो कई हद तक अपनी तरफ अट्रैक्ट उसने किया है, खींचा है गांव के लोगों को, तो वो कई हद तक कोविड के दौरान टूटी जी। और लोगों को अंदरूनी तौर पर काफ़ी लोगों को ये महसूस हुआ कि गांव का क्या अस्तित्व है उनके जीवन में। तो ये कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिला है, एक दूरगामी एक प्रभाव तो पड़ा है कि अंततः लौट के हमें अपनी जड़ों में जाना है जी। या हमारा अंतिम शरणस्थली जो है, आश्रयदाता, वो गांव है। इस तरह का एक महसूस तो हुआ है लोगों को। तो रुचि, आपने 2 महीने पहले ये यात्रा आपने शुरू की थी फील्ड की, एक फील्ड रिसर्चर के तौर पे। तो कैसी रही ये यात्रा? 2 महीना आप गांव में रहकर कंप्लीट करा चुके हैं। सबसे पहले तो कि जो ठिकाने आपने ढूंढे गांव में, वो कैसे ढूंढे, और एक फील्ड रिसर्चर के लिए कितना चुनौती होता है लोगों से एक में एक हो पाना, उनके स्तर पे जाकर बात करना, उनसे चीज़ें निकलवाना, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? चुनौतियाँ तो मैं चुनौतियाँ नहीं बोलूँगी, मगर बहुत ही दिलचस्प रही है मेरी जितनी भी फील्ड जर्नीज़ रही हैं इससे पहले भी। और हमेशा वो मैं खिड़की खोले रखती हूँ कि कभी कुछ भी बहुत दिलचस्प हो सकता है, और वो हुआ भी। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि एक फील्ड रिसर्चर को और फोकलोरिस्ट को मेरी जैसा मैं मानती हूँ कि दोस्त होना चाहिए, बहुत अच्छा इंसान भी होना चाहिए और बहुत मिलनसार होना चाहिए। ये चीज़ काफ़ी हद तक मुझे लगा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हुई। और ठिकाने मैंने कैसे ढूंढे, ठिकाने ऐसे ढूंढने नहीं पड़े। और ये भी है बात कि मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं 2 महीने तक ही रहूँगी। शुरुआत में जब मैं निकली तो दिल्ली से, तो बैग उठाया और ये सोचा कि 10-20 दिन रुकेंगे, कहीं गांव में फील्ड वर्क करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर गढ़वाल जाएंगे, फिर वापस आएंगे। मगर रिश्ते बनते चले गए और एक गांव से दूसरे गांव लोगों से मिलना हुआ, और लोगों में बहुत प्रेम है। गांव के लोगों ने निमंत्रण भी दिया। तो बस यही सफ़र लंबा होता चला गया। बिल्कुल। और 2 महीने निकल गए इसमें। और क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? जो आपने एक हाइपोथेसिस बनाई थी, क्या वो आपने सही पाई? और क्या लग रहा है कि लोक जीवन कितना बदल चुका है? क्वालिटेटिव वर्क में ये बहुत ही कठिन होता है कि आप एक हाइपोथेसिस बनाएं, और ज़रूरी भी नहीं है हाइपोथेसिस बनाना क्वालिटेटिव रिसर्च में।
बट आपको एक समझ होनी चाहिए कि आपके प्रश्न क्या होंगे। रिसर्च क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, वो सवाल बहुत ज़रूरी हैं, और ज़रूरी नहीं हर सवाल का एक स्पष्ट जवाब भी मिले, क्या पता आपको सवाल पे सवाल और मिल जाए। तो ये चीज़ें रिसर्च का प्रोसेस हैं, और हाइपोथेसिस भी क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च प्रोसेस में डेवलप होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है। और यही अभी फ़िलहाल जो भी कहानियाँ मैंने सुनी और अनुभव करी, उनको लिंक कर पाना, उनको पिरो पाना अपने टॉपिक के अराउंड, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा जब मैं लिखूंगी। जी, तो आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की? एक डायरी, एक पेन आपके पास रहा हमेशा, एक कैमरा भी साथ में रहा? हाँ, मैं हमेशा अपना एक छोटा बस्ता मेरे पास रहता है, उसमें नोटपैड मेरे पास रहता है, और पानी की बोतल जी, और चंद पैसे और ढेर सारी टॉफ़ियाँ। क्या बात है। और ये गांव के बच्चों के लिए और कैमरा, आमाओं लोगों के लिए, सबके लिए। जी। क्योंकि मुझे भी बहुत खाना पसंद है, तो और खिलाना भी बहुत पसंद है मुझे। ऐसे ही दोस्तियाँ बनती हैं, बहुत प्यार भी मिला, बहुत अच्छे संबंध हुए, और बहुत परिवार की तरह मुझे रखा गया, बेटी की तरह रखा गया, डांटा भी गया, क्या बात है। रोका भी गया। इस दौरान मैं बीमार नहीं पड़ी, और एक दो बार ऐसा हुआ है कि पहले, मगर मेरा ख्याल रखा गया, और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मतलब किन किन गाँव में आप गए? कुछ नाम याद आप हों आपके? किन जी, किन? मैं यहाँ गर्म पानी में, जी। खैरना के पास मजेड़ा गांव है, और मजेड़ा गांव के आसपास जितने गांव हैं वहाँ पर मैं जाती थी मजेड़ा से। जैसे एक कुजोली गांव है ऊपर, वहाँ पर बहुत पलायन हुआ है, तो मैं वहाँ भी कुछ समय बिताया। फिर मैं द्वाराहाट गई, द्वाराहाट में मैं देरी गांव में रही, और द्वाराहाट मार्केट भी है, वहाँ भी मैंने काफ़ी लोगों से, क्योंकि वहाँ अंतर बहुत स्पष्ट रूप से पता चलता है। लोगों ने जिनके गांव में, ऊपर गांव में घर थे, वहाँ से अपना पैतृक मकान छोड़ के रोड के करीब लेंटर वाला मकान डाल दिया है। तो ऐसे कहानियाँ पता चली बहुत सारी, कि जैसे ही रोड की तरफ एक आकर्षण हुआ, और वो रोड ने अपनी तरफ खींचा, तो ऊपर के जो गांव है वो खाली पड़ गया। पलायन भी किया हल्द्वानी की तरफ, दिल्ली की तरफ, बहुत जिसकी जैसी हैसियत थी उसके अकॉर्डिंग पलायन हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं विजयपुर, देरी के पास ही विजयपुर गांव है, और गगलौड़ी और धनकल, तो इन सब गाँव में रहना हुआ, वहाँ के लोगों की कहानियाँ सुनी। बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ पलायन किया, वहाँ से रह के आए हैं 10 साल 20 साल जी। तो मैंने उनका अनुभव साझा करा कि यहाँ से कैसे जाना हुआ, कैसे गए, और पहली बार जब दिल्ली को देखा या हल्द्वानी को देखा तो कैसा लगा, वहाँ रहते हुए क्या जीवन था, और वहाँ रहते हुए जब पहाड़ की तरफ देखा तो क्या सोचा, और अब जब यहाँ आ गए हैं तो जो डिसीजन था जिसलिए गए थे और वापस लौट के आए हैं, तो अब क्या समझ है, और उनके अपने आने वाली आगे की जो पीढ़ी है, अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य कहाँ देखते हैं, गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं। ये सब प्रश्न रहे बहुत ज़रूरी जी, जो मैंने पूछे, और उनसे मुझे काफ़ी अद्भुत कहानियाँ पता चली, अनुभव पता चले पहाड़ की, क्या क्या घटित हुआ है लोगों के जीवन में जी, और उन कहानियों में बहुत सिमिलैरिटीज़ भी थी और बहुत अनोखापन भी था। जी। लोक जीवन की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं एक उसमें मुझे लगता है कि एक प्रधान कैरेक्टर के रूप में होती हैं। स्त्री के इर्द गिर्द जो है सारी अर्थव्यवस्था चल रही है, पहाड़ की रीढ़ है एक तरह से। तो उसका जीवन कितना बदला हुआ नजर आया आपको? 2-3 पीढ़ियां आपको मिली होंगी जरूर, की आमा भी हैं, उसकी बहू भी है, और एकदम नई नवेली बहू भी होंगी जो गांव में नहीं रहना चाहती है। किस किस से वास्ता आपका पड़ा? मेरा पहाड़ में हर उम्र की महिलाओं से बातचीत हुई, उनके साथ रहना हुआ, उनके जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा और उनके जीवन का हिस्सा बनी। और मुझे ये अंतर साफ तौर पे, जैसे मैंने
मेरे सवाल जो होते थे वो उनकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द होते थे। जो महिलाएं हैं, 50 से ऊपर की जो महिलाएं हैं, तो वो मुझे बताया करती थी कि उनकी शादी जो है बहुत छोटी उम्र में हुई, 16-17 साल में। और तब चलन होता था कि डोली में लाया जाता था, तब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। उस समय जो शिक्षा है वो एक इतना महत्वपूर्ण चीज़ नहीं माना जाता था। औरत को एक्सेस नहीं था एजुकेशन का। तो एक एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पहाड़ में। अगर आप महिलाएं देखें, जो आज की नौजवान पीढ़ी है, जो यंग महिला है उसमें, और एक जो उनकी माँ भी हैं और दादी भी हैं, उनमें अगर आप उन पीढ़ियों में अंतर देखें तो बहुत बड़ा एक फैक्टर एजुकेशन का रहा है। और शिक्षा से काफ़ी आप कह सकते हैं कि बहुत आज़ादी भी मिली है कई स्तर पे औरतों को, कि वो खुद कमा सकें। और मगर अगर आप गांव के या सांस्कृतिक तौर पर देखें तो जो बूढ़ी महिला हैं उनका जीवन जो है, तो उन्होंने वो आज में भी जी रहे हैं, और जो बीत चुका है, जब गांव बहुत ही उनके नज़रिए से बहुत संपन्न हुआ करता था, खेत खलियान थे और बहुत चहल पहल हुआ करती थी। जैसे जब भी मैंने सवाल पूछा कि आज के जो आपका, जैसे देहरी में अगर मैंने पूछा कि आज की देहरी में और आपके बचपन के देहरी में क्या अंतर है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी पता चली कि जहाँ ये पता चला कि सोसाइटी के लेवल पे जो गांव का सोशल स्ट्रक्चर है, उसके लेवल पे जो एक घनिष्ठ संबंध हैं, या उस ज़माने में जो एक आपस में एक सॉलिडारिटी हुआ करती थी ना, उसमें कमी आई है। वो चीज़ ख़त्म हुई है। और जैसे जैसे बाज़ारवाद हावी हुआ है, जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी ने थोड़ा शिकंजा कसा है लोगों के जीवन में। जैसे कई एक पिता थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई एक एग्जाम्पल देके कि हमारे बचपन में हम ऐसे खेल खेला करते थे, जंगलों में खेल खेला करते थे। अब मेरा बेटा है, मैं ऑफिस से आता हूँ, वो एक कोने में फ़ोन लेके है, मेरी बिटिया एक कोने में फ़ोन लेके है, उनकी मम्मी किचन में फ़ोन पे वीडियो देख रही हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसने जो एक अपनी अपनी निजता सबकी बना दी, प्राइवेसी का जो एक सवाल है ना, क्योंकि काफ़ी बार इस मुद्दे पे भी बात हुई काफ़ी लोगों से कि पहले ज़माने में तो एक घर हुआ करता था, एक कमरा हुआ करता था, और इतने परिवार, चाचा ताऊ, उनके बच्चे, बिल्कुल सब प्रेम से रहते थे। जी जी जी। कोई किसी के कपड़े पहन रहा है, कुछ ऐसी भावनाएं नहीं हुआ करती थी, और बहुत ही शेयरिंग और आपस में बहुत प्रेम था। इवन अगर एक घर का चूल्हा शाम को जलता था तो उसी की आग से और चूल्हे जलाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते बदले हैं, गाँव में जो सोशल रिलेशंस हैं और व्यवहार में बदलाव आया है। पहले के मुताबिक काफ़ी प्रेम हुआ करता था, और सांस्कृतिक तौर पे काफ़ी चीज़ें लुप्त हो गई हैं और ट्रांसफॉर्म हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि ये तमाम सारी चीज़ें आपके काम आएंगी रिसर्च में, और एक नई दिशा आपको कुछ मिली रिसर्च की, कुछ बदलाव आया कि कुछ इस एंगल से मुझे अब काम करना है, या नैरेटिव्स जैसे हैं और मेमोरीज हैं, इन सब पर आपने काम तो किया ही है, तो क्या लग रहा है अभी और फील्ड रिसर्च की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। या काफ़ी हो गया? नहीं, वो काफ़ी तो मुझे कभी नहीं लगता। जी जी। और ऐसा होना भी चाहिए एक अच्छा ग्राउंडेड फील्ड रिसर्चर को, क्योंकि ये अनुभव लेने के बाद, कुमाऊं की यात्रा आपने 2 महीने की कर ली, क्या अब अगली यात्रा गढ़वाल की अब करने वाली है? बिल्कुल, अब मैं गढ़वाल जी। और इससे पहले आपने बताया कि आप दिल्ली के प्रवासियों के बीच भी काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। जी जी। तो ऑलरेडी जो प्रवासी लोगों के पास भी ढेर सारी मेमोरीज होती हैं, और मेरा ये भी एक मेथोडोलॉजी मैं लेकर चल रही हूँ कि जिन लोगों से मेरी वहाँ मुलाकात हुई है और जिनके
रिलेशंस में लोग दिल्ली या हल्द्वानी रहते हैं, तो मैं उनसे भी मिल पाऊँ, या वो लौटे तो उनके साथ, ताकि उस कहानी को पूरा कर पाओ आप। बिल्कुल। तो जिनके मैंने जिनके पलायन करके जो गए हैं जी, वो दिल्ली में जब रहते हैं, तो अभी दिल्ली जाके आप उनके परिवार वालों से मिलेंगे। बिल्कुल। कि आपकी ईजा के साथ रह के मैंने भी ईजा वाला एक रिश्ता अपनाया है। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव होगा, मुझे लगता है। जी जी। तो चलते चलते रुचि जी, कुछ और आप बताना चाहें कि आप जब एक यंग आप हैं और इतनी अच्छी डीप रिसर्च आप कर रही हैं, तो जब गांव में आप गई तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे या जो युवा थे गांव में, उनकी ओर से कैसा रिस्पांस आपको मिला? उनको अच्छा लगा कि कोई सीरियस रिसर्च गांव में आके कर रहा है, हमें सुन रहा है, समझ रहा है? एक न्यू जनरेशन जो आज पूरी तरह से फैशन में मुब्तला है और एक अलग तरह से सोच रही है, रील बना रहे हैं आज गांव-गांव के लोग, उन्हीं के बीच में एक लड़की इस तरह से रिसर्च भी कर रही है, तो ये अनुभव उनका कैसा था? बहुत प्यार मिला। और मेरा कभी मतलब मैं ऐसा नहीं होता कि मैं ये आउटवर्डली लेकर चलूँ कि मैं एज अ रिसर्चर उनसे मिल रही हूँ। वो आपने फील ही नहीं होने दिया कि मैं एक रिसर्चर हूँ। हाँ, और मेरा रोज का रूटीन ही ऐसा रहता था, आज मुझे मौज मस्ती करनी है, आज मुझे बच्चों के साथ खेलना है। उस बीच में आपने महिलाओं के साथ खेतों में काम भी किया, बिल्कुल, रुपाई भी की और पेड़ भी लगाए, कुछ घास भी काटी। बिल्कुल। और उसी दौरान मैंने कोशिश करी, और हमेशा ये कोशिश रहनी भी चाहिए कि आप जहाँ भी जिस भी वातावरण में आप जा रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वहाँ आपके होने से कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन या ना हो, बल्कि आप उस एटमॉस्फेयर के अनुकूल अपने आप को ढालिए, खुल जाएं। आप उनको डिस्टर्ब करने के बजाय, आप अपना कुछ एक अलग सा एटीट्यूड दिखाने के बजाय, आप उनके जीवन में इस तरह से घुल जाएं कि जैसे उनके रूटीन का वो हिस्सा हो। जी। तो मैंने यही कोशिश करी, घर से निकले, कोई खेत में मिल गया तो दिन उसके साथ बिता लिया, बच्चे मिल गए तो उनके साथ खेल खेलते हुए। तो कभी कभी कैमरा भी आप ऑन कर लेती होंगी अपना? बिल्कुल। और मैं कोशिश करती थी कि बच्चों को दूं कैमरा, और बच्चों काफ़ी रिकॉर्डिंग जो मेरी करी है वो बच्चों ने भी करी है, और उसमें मैं भी रही हूँ। क्या बात है। मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्चर अपनी रिसर्च से बाहर नहीं होता, कि आखिरकार आप अपना ही पर्सपेक्टिव लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये समझ होनी चाहिए एक फील्ड रिसर्चर में। बिल्कुल। तो रुचि जी, बहुत सारी बातें हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी की अभी आगे भी करेंगे, तो चलते चलते कोई संदेश आपका हो हमारे तमाम सारे विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं, हमारे उत्तराखंड के रिसर्चर हैं, उनके लिए चलते चलते कोई एक मैसेज अगर आपका हो? मैसेज मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पहाड़ पर बहुत काम और बहुत शोध करने की ज़रूरत है, और बहुत हिम्मत देना चाहूँगी उनको। और अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहे कर सकते हैं, मैं पूरी मदद करना चाहूँगी। जो भी यंग रिसर्चर्स या स्कॉलर्स शोध करना चाहते हैं या लोक संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी उनसे जुड़कर। जी, बहुत बहुत प्रेम जी, धन्यवाद। तो रुचि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना इतना कीमती वक्त बिताने के लिए। जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिसाल बेमिसाल। रुचि राणा जी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो कि एक रिसर्चर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। तो ये बातचीत, उनका ये अनुभव गांव में रहने का, रिसर्च करने का, आपको कैसा लगा? अगर आपको इसमें अच्छा लगा होगा तो आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।